नमस्कार साथियों, नवोदय विद्यालय समिति के आगे आने वाले रिक्रूटमेंट एग्जाम्स एकदम सर पर हैं और उससे रिलेटेड मॉडल एक्टिविटीज का जो कैलेंडर है वो भी सामने आ गया है। इसके अंदर जो भी साथी एलिजिबल हैं वो अपनी प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, इतनी मैं उम्मीद करके चलता हूं। लेकिन यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट कैटेगरी ऐसी है जिसके अंदर अपनी एलिजिबिलिटी को लेकर के कंफर्मेशन ही कैंडिडेट को नहीं होता है, और वो जो मेजर पोस्ट हैं वो हैं यहाँ पर टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस और टीजीटी एसएसटी। इधर उधर काफ़ी जगह पता कर लिया, काफ़ी बार पढ़ लिया, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहता है कि आखिर इसके अंदर क्या होगा, कौन एलिजिबल होगा या नहीं होगा। अगर आप इन तीन में से किसी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं या फिर आपका कोई दोस्त बिलोंग करता है तो इस वीडियो को उसको शेयर जरूर कर देना। आज बिल्कुल इस तरीके से इसको समझेंगे कि आज के बाद इस टॉपिक के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कभी भी। तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी शुरू करते हैं। आज जो मैं आपके साथ बात करूंगा, क्योंकि अभी नए एनवीएस की तो कोई एडवर्टीजमेंट आई नहीं है, जब हम आएंगे तो उसके ऊपर भी एकदम बकायदा चर्चा करेंगे। लेकिन आज की जो चर्चा का हमारा विषय बिंदु होगा वो एनवीएस का रिक्रूटमेंट 2022 की जो आई थी उसकी जो ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है वो हमारे लिए इस समय केंद्र का बिंदु होगा। उसमें जिस तरीके से बातें लिखी होंगी अभी हम ये मान के चलेंगे कि अपकमिंग एग्जाम्स में भी वही चीजें होंगी। फिर उसी के आधार पर अगर कोई बदलाव आ जाता है तो बात अलग है, नहीं तो हम इसी चीज के आधार पर एटलीस्ट आज के समय में अपनी एलिजिबिलिटी को मान के चलेंगे। तीनों सब्जेक्ट के ऊपर हम चर्चा करें तो 2022 में देखिए ये ऐसी कुछ खास वैकेंसीज आई थी। ये हमारे लिए अभी फिलहाल ज्यादा वो चिंता का विषय नहीं है। कुछ कॉमन इश्यूज एक बार देख लेते हैं जो सबके लिए है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भाई कोई लैंग्वेज का इशू रहता है क्या, क्योंकि जैसे DSSB के एग्जाम में कहते हैं कि 10वीं या 12वीं में हिंदी का होना जरूरी है। तो ये एक सेंट्रल लेवल की भर्ती है। यहाँ पर किसी भी तरीके से 10वीं या 12वीं में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ने का कोई खास इसके अंदर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया जो भी बातें उसने लिखी रहती है उसी के आधार पर आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर जो आपकी सैलरी होती है 7th पे कमीशन में 44,900 लेवल पे होती है। अलग अलग जगहों पर एचआरए के हिसाब से ये अप डाउन होती है, लेकिन जो बेसिक सैलरी आपकी 44,900 है, फिर इसके बाद डीए टीए ये सब जुड़ करके आपकी सैलरी बनती है। यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट होती है, अपर एज लिमिट 35 साल होती है, ये यूआर के लिए होती है। लेकिन इसके अलावा जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उसके अंदर आपको एज का रिलैक्सेशन मिल जाता है। कभी कभार कुछ कैटेगरीज को ज्यादा रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे कि विमेन कैटेगरी हो गई। तो इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते, जब एडवर्टीजमेंट आएगी तभी हम इसके बारे में बात कहेंगे। आइए अब सीधा जंप करते हैं टीजीटी मैथ्स के ऊपर। मैंने इसके लिए टाइम स्टैम्प लगा दिया है। आप वीडियो को जब देखेंगे तो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अपने टाइम स्टैम्प के अनुसार जंप करके अपने सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी को देख सकते हैं, और मन करे तो सारी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने साथ में इलिस्ट्रेशन भी लगाया है, और ये एकदम ऑफिशियल जो 2022 का जो रिक्रूटमेंट एग्जाम के अंदर जो लिखा हुआ है, लिखी हुई जो एलिजिबिलिटी है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। रिसेंट केवीएस का भी एग्जाम आया था और उसके अंदर भी क्या कंफ्यूजन रहा था, उन सभी चीजों को जोड़ जाड़ करके एकदम आपको क्लियर चीज बताऊंगा। यहां पर देखिए 3 तरह के लोगों को एलिजिबल किया गया है टीजीटी मैथ के लिए, कि भाई ये 3 तरह के व्यक्ति या फिर इन 3 तरह में से किसी भी एक कैटेगरी में यदि आप बिलोंग करते हैं तो आप टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल होंगे। ये केवल सब्जेक्ट का है, सीटेट बीएड ये तो दूर की बात है, मैं केवल आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी चीजों को आप भली बात ही समझते हैं। तो पहला समझते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन मैथ अलोंग विद फिजिक्स, यानी कि आपकी मैथ्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसके साथ फिजिक्स का होना जरूरी है। एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आपका मैथ्स और फिजिक्स तो कंपलसरी है और इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहां पर कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये कितने साल होना चाहिए। ये एडवर्टीजमेंट की गलती है। केवीएस में भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 3 साल का हिसाब है। 3 ही साल, यानी कि इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट नहीं, मैथ्स, फिजिक्स और इन बाकी सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर के आपके 3 साल का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो आप एलिजिबल होंगे। उदाहरण के लिए मैं लेकर चलता हूं, ये केस 1 को मैंने यहाँ पे स्टडी किया है। एमपी का मतलब ये तो आपका फिक्स है, मैथ्स और फिजिक्स फर्स्ट ईयर में भी होनी चाहिए, मैथ्स फिजिक्स सेकेंड ईयर में भी होनी चाहिए, मैथ्स फिजिक्स थर्ड ईयर में भी होनी चाहिए। और मान लीजिए नीचे जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं इसमें से मैंने केमिस्ट्री को मेरा सब्जेक्ट लिया है मेरे ग्रेजुएशन के हिसाब से, तो केमिस्ट्री भी तीनों साल होनी चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो मैं एलिजिबल हूं। यहां पर आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रखा है तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि मैथ्स फिजिक्स कंपलसरी है 3 साल, और अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से बनाओ, कंप्यूटर साइंस है तो उससे बनाओ, स्टेटिस्टिक्स है तो लेकिन जिससे भी बनाओगे वो 3 साल होनी चाहिए। ये केस 1 है।
तो केस 1 मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पहला कंफ्यूजन ये ईयर का रहता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि कितने साल है, तो ये तीनों साल होनी चाहिए। दूसरा केस, in case of such universities which provide for only 2 subject out of 6 mentioned above in the final year of graduation। कभी कभार क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती है, फाइनल ईयर के अंदर 3 सब्जेक्ट पढ़ने ही नहीं देती। वो कहती है फाइनल ईयर में आपको 2 ही ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने हैं, तो अब आप क्या करेंगे। तो ऐसे में इन्होंने कहा है, तो अब आपको क्या करना है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि टीजीटी मैथ्स के लिए सिर्फ मैथ नहीं, फिजिक्स का भी साथ में होना जरूरी है। वो कह रहा है कि मैथ्स फिजिक्स का फाइनल ईयर में होना जरूरी है। तो देखिए केस 2 के अंदर मैथ्स फिजिक्स का आपका फाइनल ईयर में होना जरूरी है, और एंड 3 सब्जेक्ट, जिसमें कि मैथ फिजिक्स तो होगा ही, बाकी जो देखो फाइनल ईयर का तो पक्का हो गया, फाइनल ईयर का मैं लिख देता हूं, मैथ फिजिक्स आपका फाइनल ईयर में पक्का हो गया। लेकिन बाकी के जो 3 साल है विज मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स, और मतलब इनमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट ले लो, मैं केमिस्ट्री लेकर के चल रहा हूं, तो मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री को फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि यहां हो गया मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, in the final year of examination and 3 subjects with maths, physics and chemistry, electronics, computer science, statistics in the first and the second years of ग्रेजुएशन। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड ईयर में होगा, और फाइनल ईयर के अंदर आपका क्या होना चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स। तो ये आपका समझ में आ गया। अगर मैंने केमिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन बनाया है तो मैथ्स और फिजिक्स तो होनी है तीनों साल, केमिस्ट्री के साथ मैंने कॉम्बिनेशन बना लिया है। वो आपकी इच्छा है कि आप कैसे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक है, और ये MP+C। तीसरा केस देखते हैं, ये सेकंड वाला केस भी क्लियर हो गया, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीसरे वाला देखते हैं, कैंडिडेट हु हैव पास्ड BSc डिग्री विद ऑनर्स इन मैथ। अगर आप एक ऑनर्स डिग्री वाले हैं, मतलब अगर आपने ऑनर्स कर रखी, तो ऑब्वियस सी बात है मैथ्स का जो ऑनर्स है आपने तीनों साल पढ़ा होगा, मैथ्स का जो ऑनर्स है आप तीनों साल पढ़ेंगे, ये तो कंफर्म हो गया। आगे चलते हैं, सब्जेक्ट वुड बी कंसिडर्ड एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडीड फिजिक्स। फिजिक्स तो कंपलसरी हो गया, यानी कि फिजिक्स को ले लेंगे। अब फिजिक्स 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 तीनों साल लिख दिया है, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि कितने साल मांग रहा है। हैव स्टडीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मतलब फिजिक्स के साथ किसी का भी कॉम्बिनेशन बना लो। तो मैं फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन बनाता हूं कि मेरे पास फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए इन एनी ऑफ द 2 ईयर्स ऑफ द कोर्स, यानी कि साल के कोई भी 2 कोर्स आपके पास ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। तो यहां पे देखो मैंने तीनों साल लिख दिया, इसको मैं यहां से मिटाता हूं। तो देखो मैथ्स ऑनर्स, तो मेरे पास मैथ्स तो तीनों साल होगी क्योंकि ऑनर्स है, तो मैथ्स तो मेरी तीनों साल होगी। अब मेरे पास 2 सब्जेक्ट, देखो फिजिक्स मेरे पास होनी ही है, और क्या, और इसमें मैंने दूसरे सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन बनाया है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, तो इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके 2 साल होने चाहिए। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि फिजिक्स मैंने पहले साल में पढ़ लिया और फिजिक्स मैंने आखिरी साल में पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने सेकेंड ईयर में पढ़ लिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया। तो देखिए फिजिक्स मेरे 2 साल हो गए और इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे 2 साल हो गए, तो मैं इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। लेकिन अगर आपने 2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर पढ़ रखा है तो नहीं चलेगा, 2 साल होने चाहिए, यानी कि अगर सेमेस्टर वाइज है तो 4 सेमेस्टर वाइज, और अगर ईयर वाइज है तो 2 ईयर। अब वो अलग बात है कि जैसे मैथ्स फिजिक्स, जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने सेकेंड ईयर में पढ़ लिया, और थर्ड ईयर में आप कुछ मत पढ़ो, सिर्फ मैथ पढ़ो, आपका काम चल जाएगा। इस वाले केस में भी आप यहां पर एलिजिबल हो जाओगे। और दूसरा एग्जांपल मैंने आपके सामने सेट कर दिया। अगर आपने फिजिक्स में ऑनर्स कर रखी है या फिर केमिस्ट्री में ऑनर्स कर रखी है तो आप मैथ्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जी हो गया मैथ्स का। अगर मैथ्स वाले साथियों को सेशन अच्छा लगा तो तुरंत ताली बजा देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस का केस बड़ा आसान है, इसमें सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा आपको छूट नहीं दी है, केवल 3 सब्जेक्ट के बारे में आपके साथ बात करी जाएगी, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। यहां पर कैंडिडेट के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जूलॉजी और केमिस्ट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉटनी और जूलॉजी में समस्या होती है। हो सकता है कि आपने कोई बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रखा हो और आपको ये पता है कि भाई आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो बॉटनी का एक ब्रांच है और आपके मार्कशीट के अंदर वो बॉटनी शब्द से नहीं लिखा हुआ, तो कभी कभार इसको लेकर के मिसकंसेप्शन हो जाता है और आप एग्जामिनर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला होता है वो कहता है जी ये तो बॉटनी नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट, अगर आपके मार्कशीट में क्लियरली बॉटनी लिखा हुआ है तब तो मजे ही मजे हैं, लेकिन अगर बॉटनी नहीं लिखा हुआ है
तो आपको एक काम ये कर लेना चाहिए कि अपनी यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वो बॉटनी का एक ब्रांच है या बॉटनी ही है। ऐसा एक सर्टिफिकेट आप अपने पास रखेंगे तो वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको समस्या नहीं होगी। एलिजिबिलिटी कैसे होगी वो देखते हैं। पहला, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन। यानी कि सिंपल सी बात है, आप बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों साल पढ़ो, आप एलिजिबल हो। ठीक है, क्लियर बात है ये। और सब्जेक्ट की ब्रांच का मैंने कंफर्म कर ही दिया। दूसरा केस देखो, इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड ओनली 2 सब्जेक्ट, यानी कि जहां पर आखिरी में केवल 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फाइनल ईयर। यानी कि फाइनल ईयर में बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री में से कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। तो देखो, या तो बॉटनी जूलॉजी ले लो, या जूलॉजी केमिस्ट्री ले लो, या केमिस्ट्री बॉटनी ले लो, कोई भी एक कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट का। ठीक है, और एंड ऑल द 3 सब्जेक्ट बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। और पहले और सेकेंड ईयर में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री होनी चाहिए। बात खत्म। ये अगर आपका केस बनता है, आप अपनी मार्कशीट को घुमा के देखना, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में तो देखो तीनों होने चाहिए, और तीसरे वाले ईयर में कोई भी 2 हो जाए इन तीनों में से आपका काम चल जाएगा। केस 3 पे आते हैं। अगर आपका कोई ऑनर्स डिग्री है किसी भी एक सब्जेक्ट में, मान लिया, मैं मान के चल रहा हूं, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया है कि आपका बॉटनी के अंदर अगर ऑनर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर बॉटनी में ऑनर्स होगा तो आप तीनों साल पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक है, 3 subjects in any of the 3 subjects, the candidate must have studied other 2 subjects in any of the 2 years of the course। यानी कि जिससे आपने ग्रेजुएट ऑनर्स कर रखी है उसको छोड़ के बाकी जो 2 सब्जेक्ट है वो आपके कम से कम 2 साल होने चाहिए। मान के चल रहा हूं कि आपने बॉटनी ऑनर्स कर रखी है, तो ये जो केमिस्ट्री और जूलॉजी है कोई भी 2 साल आपके पास होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि यहाँ पे जैसे बॉटनी ऑनर्स है, यहाँ पे मान लीजिए आप जूलॉजी ऑनर्स आपके पास है, तो जूलॉजी ऑनर्स है तो जूलॉजी तो आप तीनों साल पढ़ेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बात आती है जूलॉजी यहाँ से चला गया तो बॉटनी और केमिस्ट्री बच गया। तो अब मान के चलिए बॉटनी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है और बॉटनी आपने फाइनल ईयर में पढ़ रखा है, केमिस्ट्री आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, केमिस्ट्री आपने सेकंड ईयर में पढ़ रखा है। तो वो कैसे हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि भाई बाकी जो 2 सब्जेक्ट बचे हैं वो कम से कम 2 साल आपके पढ़े होने चाहिए। तो अगर तीनों में से कोई भी आपका एक कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर इन तीनों में से कहीं पर भी कोई खोट है तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। आपको एकदम सिरे से वो लोग नकार देंगे और आपको रिजेक्ट कर देंगे। खाली एक बॉटनी वाला जो मैंने बताया, बॉटनी और जूलॉजी का, कि अगर आपने जो सब्जेक्ट पढ़ रखा है अगर वो किसी की ब्रांच में आता है तो आप एक बार उसका सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से जरूर बनवा लेना ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। एसएसटी का थोड़ा लंबा है। अब साइंस वालों को अगर बात समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना, फिर भी अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो कमेंट कर देना। अब टीजीटी सोशल स्टडीज का देखते हैं। पहला केस ये रहा। इस वाले केस के अंदर सबसे पहले ये समझो कि अगर आप टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिस्ट्री और जियोग्राफी। अगर ये 2 सब्जेक्ट आपके पास हैं तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे एलिजिबल हैं। लेकिन अगर इसमें से कोई एक सब्जेक्ट है आपके पास तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने की जरूरत है। पहला लिखा हुआ है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग एट द ग्रेजुएशन लेवल। उसने कहा है कि भाई इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ो या इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ो, मतलब दो कॉम्बिनेशन हैं आपके पास। पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं, हिस्ट्री विद जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस। यानी कि हिस्ट्री तो आपके पास होनी चाहिए, तो मैंने क्या ले लिया, देखो हिस्ट्री तो होनी चाहिए। पहला कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है कि भाई हिस्ट्री तो होनी चाहिए, और उसके साथ क्या ले लो आप, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस। मान लीजिए मैं पॉलिटिकल साइंस ले रहा हूं, तो अगर मैंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया तो पॉलिटिकल साइंस मेरे पास तीनों साल होनी चाहिए। तो जैसे कि इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिया तो मेरा काम चल जाएगा। अगर आपका ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप एकदम धूमधाम से एलिजिबल हैं। लेकिन दूसरी बात वो कह रहा है कि अगर आपने, चलो हिस्ट्री तीनों साल आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आपके पास जियोग्राफी तीनों साल है, अगर आपका जियोग्राफी तीनों साल है तो आप बाकी किसी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास इकोनॉमिक्स है तो ज्योग्राफी तो तीनों साल है, तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मेरे पास तीनों साल है, तो इसके बेसिस पे मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। पॉइंट क्लियर हो गया। यानी कि पहले वाले कॉम्बिनेशन में बोल रहा है कि आपके पास हिस्ट्री तीनों साल होनी चाहिए, बाकी इनमें से कोई भी तीनों साल हो तो चलेगा। ये लेकिन तीनों एक एक साल नहीं चलेगा, तीनों में से कोई भी एक चुनो और वो तीनों साल होनी चाहिए। और दूसरे वाले कॉम्बिनेशन में ज्योग्राफी तीनों साल हो, और यहां पर आपके पास ऑप्शन है कि हिस्ट्री ना भी हो। जिनके पास हिस्ट्री ना है उनके लिए ये वाला केस, जिनके पास ज्योग्राफी नहीं है उसके लिए ये वाला केस मान्य होगा। जिसके बाद दोनों चीजें हैं उसको तो हिस्ट्री ज्योग्राफी से ही कॉम्बिनेशन बनेगा, उसको कुछ चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलो
ये तो हो गया पहला केस एसएसटी के लिए। दूसरा केस एसएसटी के लिए देखो, अगर आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को आपने अगर पूरी ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है ऑल 3 इयर्स, तो आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे हिस्ट्री के साथ यहाँ पे स्लैश लगाया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर वाले केस के लिए लिखा हुआ है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो आप लेंगे वो आपके 3 साल होने चाहिए, या फिर आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी 3 साल हो जाए तो आपका काम चल जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है? ये तो हो गया आपका दूसरा केस। अब आ जाओ तीसरे केस पे आओ। तीसरा केस क्या कह रहा है? इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री, अगर आपने ऑनर्स कर रखी है हिस्ट्री के अंदर, अगर आपने हिस्ट्री में ऑनर्स कर रखी है और वहीं दूसरी तरफ इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन ज्योग्राफी, अगर आपने ज्योग्राफी से ऑनर्स कर रखा है तो दोनों ही स्थिति में आप टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल होंगे। हिस्ट्री ऑनर्स वाला और ज्योग्राफी ऑनर्स वाला दोनों को ही टीजीटी एसएसटी में बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन हिस्ट्री ऑनर्स वाले के लिए क्राइटेरिया अलग है और ज्योग्राफी के लिए क्राइटेरिया अलग है। अगर आपने हिस्ट्री से ऑनर्स कर रखी है तो आप 3 साल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री तो आप 3 साल पढ़ोगे। अगर आपने हिस्ट्री से ऑनर्स कर रखी है तो हिस्ट्री तो आपकी 3 साल होगी ऑनर्स के केस में, ठीक है। लेकिन 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 in case of honors degree in history, the candidate should have studied geography, economics, political science in any of the 2 years of the course। यानी कि हिस्ट्री ऑनर्स कर रखे तो हिस्ट्री तो ठीक है, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट जो दिए हैं उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके 2 साल होने चाहिए। जैसे कि मेरे पास इकोनॉमिक्स मान लो 2 साल है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिख दिया, फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, सेकंड में पढ़ रखा है, थर्ड में नहीं पढ़ा, लेकिन मैं एलिजिबल होऊंगा। अब वो अलग बात, अगर आप कहोगे जी मैंने 1 साल इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, 1 साल ज्योग्राफी पढ़ रखी है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। कोई भी एक सब्जेक्ट आपके 4 सेमेस्टर या 2 साल पूरे होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल बनेंगे। वही दूसरा केस, अगर आपके पास यहाँ पे देखो ज्योग्राफी नहीं है तो भी काम चल गया। अगर आपके पास ज्योग्राफी ऑनर्स आपने कर रखी है तो देखो ज्योग्राफी तो आपके पास 3 साल होगी अगर ऑनर्स है तो, ठीक है। अब आता है कि अगर ज्योग्राफी है तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चुन लो। मान लीजिए आपने ज्योग्राफी ऑनर्स कर रखी है और साथ में पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस आपने फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर में पढ़ रखी है, सेकंड ईयर में नहीं भी पढ़ रखी है तो काम चल जाएगा, क्योंकि 2 साल ही आपके पास पॉलिटिकल साइंस होनी चाहिए। तो अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप अपने सर्टिफिकेट, अपने मार्कशीट को खंगालिए, उसके अंदर चेक कीजिए कि इस पैरामीटर पे वो सेट हो रहा है या नहीं। ये एकदम क्लियर, सबसे आसान भाषा में है। अब वो अलग बात है कि आप जबरदस्ती चीजों को अलग तरीके से देखना चाहें तो बात अलग है। यही सबसे सिंपलियर एक्सप्लेनेशन है इसकी। केवीएस भी इसी क्राइटेरिया को फॉलो करता है, और केवीएस का जो रिसेंट ट्रेंड आया था जिसमें बहुत सारे लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, जैसे कि फर्स्ट केस में ईयर के बारे में जानकारी नहीं है, तो उस चीज को भी मैंने क्लियर कर दिया है कि वो 3 साल का मामला है। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि कोई फिर भी दिक्कत आती है, किसी दूसरे सब्जेक्ट में कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही, सो लेट मी नो, आई विल क्लियर इट आउट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एनवीएस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप टेलीग्राम से इसको आज की डेट में अपलोडेड होगा तो आप चेक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू नेक्स्ट वन। और हाँ, इसके अंदर एक और चीज ध्यान रखना है कि जो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस वाले होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते। ऑनर्स डिग्री में केवल हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले ही एलिजिबल होंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इसके अंदर इस क्राइटेरिया के अनुसार आते हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए। नहीं एलिजिबल होते हैं तो आप अपने स्टेट को देखिए, अपने स्टेट में हो सकता है कि आप एलिजिबल हो, वहाँ पे रूल्स हो सकते हैं थोड़े रिलैक्स्ड हो। So that's all for today. We'll see you next one. Bye bye. Take care and share this video, like this video with all of your friends, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो और सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो।